attention and respect as we embark on this journey. So, you all are requested to treat this like a professional learning environment. Please stay respectful, keep your mic muted unless asked, and participate actively when required. And also, I would like to mention that due to different weather in Pakistan, there are participants who are facing some problems, and also our the I would like to say that Wajia, she was leading this program, but due to weather, she is not she is unable to join in. So this inconvenience is normal, and I'm really sorry for that. But we will continue as planned, and I hope this session will be helpful for you all. So thank you so much for your time, and thank you so much, Sir Faisal. Let's not waste our time anymore and just start the session. Thank you so much, sir. You can now unmute and start speaking. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum everyone. I hope आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी. Yes, sir, all clear. Okay, that's great, माशाल्लाह. आपने बिल्कुल ठीक फरमाया. जो वेदर कंडीशन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चल रही है, तो उसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो फेस कर रहे होंगे प्रॉब्लम. तो लेट्स सी. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम एवरीवन हियर कि आप लोग ने सेशन ज्वाइन किया और टाइम निकाला कि एसडीजीज़ को आप समझें, सीखें, और आप लोगों की जो सीरियसनेस है वो टूवर्ड्स एसडीजीज़ जो है वो दिख रही है कि आप सैटरडे के दिन भी जो है वो इस सेशन के लिए आए. एंड सेकेंडली, आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन यस यू कैन एंड मिस सनम एंड द एंटायर टीम जिन्होंने इस सेशन को अरेंज किया, मैनेज किया और आज इसको लाइव किया. सो आपकी जो एफ़र्ट्स हैं उसके लिए जो है वो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. अच्छा, मुझे यहाँ पे आई वुड लाइक टू नो कि हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स टुडे वी हैव, जो आज लोगों ने ज्वाइन किया है, हाउ मेनी ऑफ़ यू हैव ज्वाइंड आवर फर्स्ट बैच. आप में से कितने हैं जो कि फ़र्स्ट बैच में भी हमारे साथ थे? थम्स अप दे के या कोई इमोजी दे के आप मुझे बता सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप टाइप करें या कुछ बोलें. आई गेस सारे ही नए हैं हमारे पास. ठीक है. और आप इसमें से अभी राइट नाउ हाउ मेनी ऑफ़ यू आर फ्रॉम एज एन इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो हमें सुन रहे हैं? सारे ही पाकिस्तान से. दैट्स गुड. चलें जी, इसका ऑफिशियली हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. और आज के सेशन को हमने बेसिकली डिवाइड किया है 3 मेजर पार्ट्स में. सबसे पहला जो पार्ट है वो बेसिकली दैट्स माय इंट्रोडक्शन कि हाउ आई स्टार्टेड एसडीजीज़. एसडीजीज़ मैंने क्यों सीखे, एसडीजीज़ पे रिसर्च मैंने क्यों की, एसडीजीज़ में मैं क्या कर रहा हूँ और एसडीजीज़ का आगे क्या स्कोप मुझे दिखता है. इंट्रोडक्शन इसलिए देना ज़रूरी है कि आपको मैं ये समझा सकूं कि एसडीजीज़ में अगर आप लोग आते हैं, एसडीजीज़ को आप समझते हैं, तो आप एसडीजीज़ को किस तरह से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या एसडीजीज़ में आपका क्या स्कोप जो है वो हो सकता है. सेकंड पार्ट है जिसमें हम एसडीजीज़ और एमडीजीज़ को सीखेंगे कि एमडीजीज़ क्या थे, एमडीजीज़ की क्या वैल्यूज़ थी, एमडीजीज़ की क्या टेक था, उसके क्या स्टैट्स थे, और उसके बाद एसडीजीज़ में बेसिकली हम लोग क्या नई चीज़ें जो हैं वो देख रहे हैं. तीसरे नंबर पे हम लोग जो तीसरा पार्ट है आज के सेशन का वो है Q&A, और उसके बाद पार्टिसिपेशन की जो है वो इंट्रोडक्शंस एंड ऑल दैट. ठीक है जी. तो यहाँ तक तो मैंने आपको सारा बता दिया है कि आज बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो थोड़ा सा मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ. आई एम इनटू टेक्नोलॉजी फॉर लास्ट 18 ईयर्स. पिछले 18 सालों से मैं टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हूँ. और आई स्टार्टेड सॉफ्टवेयर हाउस, और उसके बाद फिर हम लोगों ने मुख्तलिफ टेक सोल्यूशंस देने शुरू किए. और वी स्टार्टेड एज अ डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें वेबसाइट्स थी, ई कॉमर्स थे एंड ऑल दैट. आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली गई और हमने फिर उसमें एंड्रॉयड, iOS, गेम्स, क्लाउड और ये सारी चीज़ें ऐड की. और राइट नाउ वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, ट्रेनिंग्स
एंड कंसल्टेंसी ऑन AI, साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल दैट। तो ये तो एक अलग चैप्टर है जो कि 18 साल से हम लोग चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड फॉर लास्ट 12 years आई एम इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री एंड आई स्टार्टेड एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, और मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस में मैंने एज ए सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग अपना करियर स्टार्ट किया। जब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हम करवाते रहे तो पता चला कि टेक्निकल ट्रेनिंग्स की बड़ी ज़रूरत है। तो जब टेक्निकल ट्रेनिंग्स हमने स्टार्ट की और उसके साथ पता चला कि ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर फिर थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया। और उसके बाद आई स्टार्टेड माय न्यू करियर एज ए ISO लीड ऑडिटर ट्रेनर, और उसमें आई कंप्लीटेड 9001 सर्टिफिकेशन एज अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक्सपर्ट। और उसके बाद फिर हमने उसकी ट्रेनिंग्स देनी शुरू की तमाम कंपनीज़ को पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली। जब वहाँ पे हमने काम करना शुरू किया तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें कांटेक्ट करना शुरू किया कि आप लीड ऑडिटर ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे भी दें, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स हमें भी पढ़ाएं, आप टेक्निकल स्किल्स हमें भी पढ़ाएं। जब वहाँ गया तो पता चला कि वहाँ पे बहुत से और भी गैप्स मौजूद हैं, और वहाँ जाके फिर मुझे पता चला कि SDGs, देयर इज समथिंग नेम्ड लाइक एन SDG एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद फिर SDGs को थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया, उसके ऊपर जो है वो रिसर्च की, फिर देखा कि SDGs से पहले MDGs भी इस दुनिया में आए थे जो कि हमें पता नहीं चले, तो उसको थोड़ा सा स्टडी किया। तो उसके बाद मुझे पता चला कि SDGs की कितनी वैल्यू इस वक्त मौजूद है मार्केट में, और आगे आने वाले कुछ सालों में SDGs के एक्सपर्ट्स की इतनी ज़रूरत होगी कि लोग ढूंढते फिरेंगे और SDGs के लोग नहीं मिल रहे होंगे। तो उसके लिए हमें अभी जो है वो मेहनत करनी है और हमें SDG एक्सपर्ट्स तैयार करने हैं। तो ये एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था मेरा कि मैंने कहाँ से अपना सफ़र शुरू किया था और राइट नाउ हम कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और इसी दौरान जब SDGs के ऊपर हमने रिसर्च की, इसके ऊपर मैंने काम किया, तो उसके ऊपर कुछ केस स्टडीज़ बनाई, कुछ जो है वो वाइट पेपर्स तैयार करके मैंने गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सबमिट करवाए, और उस रिसर्च बेस के ऊपर मुझे सिंध गवर्नमेंट ने गोल्ड मेडल भी अवार्ड किया, जो कि यूनाइटेड नेशन की 75th एनिवर्सरी बनाई गई थी कराची में, और वहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी के साथ साथ वो मेडल मुझे अवार्ड किया गया था। और वो मेडल अवार्ड किया था हमारी जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की जो मिनिस्टर हैं इस्लामाबाद से, वो आई थी उनकी तरफ से। तो बहरहाल ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ इसलिए दिया था आपको कि ये एक लंबा सा सफ़र था जिसमें आपको मैंने ये बताने की कोशिश की है कि SDGs की आगे कितनी वैल्यू जो है वो आने वाली है, और आगे हम जब इसको मज़ीद पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि ये क्या होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इसमें जो भी आपको कुछ सारी चीज़ें बताई हैं कि मेरा बेसिकली कोई ताल्लुक गवर्नमेंट से नहीं है। आई एम नॉट एन गवर्नमेंट ऑफिसर, आई एम नॉट एन गवर्नमेंट एम्प्लॉई एज वेल। आई एम द CEO ऑफ माई ओन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। SDGs की ट्रेनिंग्स भी देते हैं, जिसकी वो ट्रेनिंग्स हम इंस्टीट्यूशंस को भी देते हैं, हम प्रोफेसर्स को भी दे रहे होते हैं, इंस्टीट्यूट के हेड्स को भी देते हैं, स्टूडेंट्स को भी देते हैं, कॉर्पोरेट्स को भी देते हैं, और उसके अलावा गवर्नमेंट को भी देते हैं। ट्रेनिंग्स के साथ साथ पॉलिसी मेकिंग भी हम करते हैं, पॉलिसीज़ बना के देते हैं एज़ पर दी SDG गाइडलाइंस, उनके जो क्या कहते हैं इंडिकेटर्स हैं और उनके जो है गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उसके बिहाफ पे। सो वी आर जस्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमने बेसिकली ये सेशन प्लान किया है जिसका नाम हमने दिया है SDGs फेलोशिप प्रोग्राम। अब सबसे पहले तो इसका पर्पस क्या है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस SDGs फेलोशिप प्रोग्राम। इसके बेसिकली 3 पर्पस हैं। अब आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे होते हैं सस्टेनेबिलिटी का वर्ड, हर चीज़ में सस्टेनेबिलिटी हमने ऐड की हुई है। बिज़नेस है, सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर हम सस्टेनेबल फैशन तक का नाम हमने सुना हुआ है। आप सोशल मीडिया पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, तो लोग सस्टेनेबिलिटी को टैग ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा हॉट टॉपिक है, या ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा सर्चेबल है, सर्च करते हैं। इससे पहले CSR बड़ा मशहूर था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये उससे थोड़ी सी ऊपर की चीज़ आ गई है हमारे पास। ये आप समझ लें कि दोनों को मर्ज कर दिया। तो सस्टेनेबिलिटी का बेसिकली मकसद क्या है, उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि ये जो SDGs फेलोशिप प्रोग्राम है, इसके 3 मेजर पर्पस हैं
जो हमने इसको प्लान किया। सबसे पहला तो ये है कि हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये एमडीजीज़ क्यों आए थे, एमडीजीज़ को अपग्रेड क्यों किया गया और एसडीजीज़ बाद में ये क्यों बने, एमडीजीज़ में का क्या कॉन्सेप्ट था, एमडीजीज़ की वजह से क्या इम्पैक्ट इस दुनिया में आया। तो वो सारी चीज़ें आज हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर इसका पर्पस क्या है, कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया, अब इसका पर्पस क्या था, किस क्यों किया गया, कैसे किया गया, वो सारी चीज़ें। दूसरे नंबर पे हम सीखेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन। अब हमें इसका पर्पस समझ में आ जाएगा, तो अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। और तीसरे नंबर पे इसका स्कोप ऑफ वर्क, कि इसका क्या स्कोप हमें जो है वो आगे नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत से ऐसी वेबिनार्स भी हो रहे होते हैं, सेमिनार्स फिजिकल भी ऑन साइट हो रहे होते हैं, लेकिन उसका आउटकम क्या आता है, तो वी आर मोर इनटू आउटकम के उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो हमने इसको असाइनमेंट बेस्ड बनाया है। सारा काम वापस आओ जाओ। तो हमने बेसिकली इसको असाइनमेंट बेस्ड बनाया है कि जब ये कल का सेशन हमारा ख़त्म होगा, जो दूसरा दिन हमारा ख़त्म होगा, पता है तेरे गोले के हिसाब से कल जो तुझे दिया था काम हो गया था। जा यार जा। तो बेसिकली हमने इसको असाइनमेंट बेस्ड बनाया हुआ है, और कल जब इंशाल्लाह ये हमारा सेशन ख़त्म होगा तो हम एक असाइनमेंट आपसे शेयर करेंगे। वो असाइनमेंट आपको फिल करना होगा, सबमिट करना होगा, एक ईमेल आईडी पे आपको भेजना होगा, नाम, नंबर, ईमेल, अपनी डिटेल्स देनी होगी, क्वालिफ़िकेशन वगैरह। और उसके बाद उस असाइनमेंट को हमारी टीम देखेगी और उसके बाद आप लोग क्वालिफ़ाई होंगे सर्टिफिकेशन के लिए, ताकि इसका जो आउटकम है, जो इसका रिज़ल्ट है, वो हम मैक्सिमम ले सकें। और जब आप कहीं पे जाएं और बताएं कि आपको एसडीजीज़ पता है, तो वाकई आपको पता हो कि आपको एसडीजीज़ पता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको ऑफिशियली हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर मुझे बताइएगा कि आपको स्क्रीन दिख रही है। जी, आप लोगों के सामने मेरी स्क्रीन आ गई है। अच्छा, बिफ़ोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन ऑफिशियली मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। उसके बाद फिर हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। जी, तो आप लोगों ने यहाँ पे वीडियो देख ली और आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट पहले से आपका वैसे भी क्लियर होगा एसडीजीज़ का, लेकिन आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड दिख रही होगी। दिख रही है आपको? दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। मैंने आपको पूरे प्रोग्राम के बारे में बता दिया कि बेसिकली ये फेलोशिप प्रोग्राम है क्या चीज़, किस तरह से हो रही है, इसका पर्पस क्या है, और आप लोगों के बैकग्राउंड्स भी कुछ लोगों के एसडीजीज़ के हैं जहाँ तक मुझे पता चला है। तो एसडीजीज़ से पहले मैं हमेशा एमडीजीज़ की बात ज़रूर करता हूँ, और क्योंकि एमडीजीज़ जो है वो सन 2000 में आए थे और 2015 तक रहे, और उसके बाद फिर ये अपडेट हुए, और अपडेट होने के बाद इन एमडीजीज़ को कन्वर्ट किया गया एसडीजीज़ में, और 2015 में एसडीजीज़ आए, और एसडीजीज़ का जो टारगेट अब हमारे पास है वो 2030 तक का है। यानी 15-15 साल के गैप से हमारे पास जो है वो इन गोल्स के अंदर मज़ीद डेवलपमेंट हो रही है, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2030 से फिर हमारे पास मज़ीद दूसरे गोल्स या इन्हीं को फर्दर इन्हेंस करके हमारे पास दिया जाएगा, और उसके बाद हम उसके आगे कंटिन्यू उसको कर पाएंगे।
अच्छा, एमडीजीज़ को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो उसकी बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए। अगर हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं तो हमें पहले उस लैंग्वेज के जो है वो अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं। हम ABCD सीखते हैं तभी हम जाके जो है वो उसके कंप्लीट सेंटेंसेस बना पाते हैं। हम अगर टेक की बात करें तो हमें बेसिक जो है वो प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, हमें HTML आनी चाहिए, तब जाके हम पाइथन तक पहुंचते हैं, जब जाके हम AI के कुछ एप्लीकेशंस बना पाते हैं। तो हम छोटे से स्टार्ट करते हैं या बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बेसिक्स को सीखते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जब MDGs 2000 में आया था, सन 2000 में, तो उसके सिर्फ 8 गोल्स थे। और अगर हम SDGs की बात करें तो SDGs में उन गोल्स को मज़ीद इन्हेंस किया गया, उसके अंदर टारगेट्स और इंडिकेटर्स को ऐड किया गया और ये 17 गोल्स में कन्वर्ट हो गए। आप में से कुछ लोगों के माइक खुले हुए हैं, आप प्लीज़ उसको अनम्यूट ज़रूर कर दें क्योंकि उसमें डिस्ट्रैक्शन जो है वो आ रही है उसकी वजह से। अच्छा, बहरहाल तो MDGs को थोड़ा सा समझते हैं इन डिटेल में जाके। अब यहाँ पर आपके पास पहला जो गोल है MDG का वो है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, कि हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को जो है वो ख़त्म करना है। और इसी तरह से अगर हम SDGs में जाते हैं तो आप ये देखिए कि यहाँ पे नो पॉवर्टी और ज़ीरो हंगर, दो अलग गोल कर दिए गए। अच्छा, अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि सन 2000 में या उससे पहले एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा थी। अब एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होती है? एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब है पहनने के कपड़े ना हो, खाने के लिए खाना ना हो, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की जो पॉवर्टी है वो। लेकिन अगर हम SDGs की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी का नाम नहीं लिया गया, यहाँ पे नो पॉवर्टी का नाम लिया गया। अगर हम इसके स्टेट्स को जाके समझें, MDGs में 2000 से 2015 के दरमियान जो भी चेंजेस आए, जो भी स्टेट्स उसके तैयार हुए, उसके स्टेट्स के मुताबिक हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि 1990 से लेकर 2015 के दरमियान एक्सट्रीम पॉवर्टी पे जो भी काम हुआ उससे मोर देन 0.5% जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी कम हुई है। यानी उस वक्त 1.9 बिलियन थी जब MDGs आए थे, 1.9 बिलियन लोग थे जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे। और 2015 तक, जब तक ये MDGs ख़त्म हुए हैं, जब तक 836 मिलियन हो गए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा काम हुआ है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में और एक्सट्रीम हंगर में हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं SDGs की, तो यहाँ पे नो पॉवर्टी और ज़ीरो हंगर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चेंज आया है, वो इम्पैक्ट आया है, वो बहुत बड़ा हमारे पास इम्पैक्ट आया है। उसके बाद जब दूसरे गोल पे हम आते हैं तो हम उस पर जाते हैं अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंज था वही था कि प्राइमरी एजुकेशन पे काम हुआ था MDGs में। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है कि वो बच्चे जो स्कूल गए ही नहीं, कभी स्कूल ही नहीं गए, जिसको हम जो आगे चल के चाइल्ड लेबर पे कन्वर्ट हो जाते थे और उसके बाद फिर वो जो है वो दूसरे कामों में लग जाते थे, कभी पढ़े नहीं, कभी स्कूल ही नहीं गए। तो MDGs का जो टारगेट था वो था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पूरी दुनिया में प्राइमरी एजुकेशन में इनरोल करवाया जाए, ताकि वो एटलीस्ट इतनी एजुकेशन जो है वो उनकी हो सके कि वो चीज़ों को समझ सकें, पढ़ सकें, बात कर सकें, बाहर जा सकें, दूसरे लोगों से मिल सकें। और अगर हम वहीं पे SDGs की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है। इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा कि क्वालिटी एजुकेशन में और प्राइमरी एजुकेशन में क्या फ़र्क है। आप लोग देख रहे हैं कि आजकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके अंदर IoT है, जिसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और मशीन लर्निंग है। इसी तरह से और बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है। ये सारी टेक्नोलॉजी आपको हॉस्पिटल्स में भी मिल जाएंगी, ये सारी टेक्नोलॉजी आपको बैंकिंग सिस्टम में भी मिल जाएंगी, ये सारी टेक्नोलॉजी आपको जो है वो सिक्योरिटी कंपनीज़ में मिल जाएंगी, गवर्नमेंट की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आपको मिल जाएंगी, प्रोडक्शन लाइन में आपको मिल जाएगी, इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में आपको मिल जाएगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में आपको मिल जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये लेटेस्ट एजुकेशन या आप क्वालिटी एजुकेशन की जब बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको इस वक्त ऐसी दिख रही हैं कि आपको लगता है कि ये जॉब्स भी ख़त्म कर देंगी। हमें लगता है कि ये जो है वो बहुत बुरा इम्पैक्ट लेकर आएंगी,
लेकिन बात यह है कि अगर हम SDGs पे काम कर चुके होते तो हम इन चीज़ों के लिए अभी प्रिपेयर्ड होते, हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद होती। प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर जब काम किया गया था तो उस पे यही चीज़ों को सामने रखा गया था, और उस वक्त दुनिया को ये चीज़ें पता थी कि ये आगे 15-20 साल के बाद क्या होने वाला है और किस तरह की एजुकेशन या किस तरह की टेक्नोलॉजी उस वक्त दुनिया में आ जाएगी। तो बहरहाल MDGs के बारे में हमें नहीं पता चला, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता, मुझे SDGs के बारे में पता चला था, और जब SDGs को पढ़ा तो पता चला MDGs आए थे। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम ऑलरेडी 15 साल और 10 साल हम इस SDGs की अगर हम बात करें, जो हम अगर अब आजकल देखते हैं तो SDGs की सिर्फ अवेयरनेस सेशंस ही हो रहे हैं ज़्यादातर, और बहुत कम जगहों पे जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, या अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो भी रही है तो हमें मतलब इसकी अगर अवेयरनेस हो भी रही है तो हमें इसके स्कोप के बारे में नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि हम SDGs में करेंगे क्या, हम सीख लेंगे तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, या ये बिज़नेस है या ये सोशल वर्क है, ये क्या चीज़ है। हम अभी तक इसके कोर कॉन्सेप्ट तक पहुँचे नहीं हैं। उस कोर कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह हम आज क्रैक करने की कोशिश करेंगे, और हम आज उस नतीजे पे पहुँचेंगे, और कल भी इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे कि हम इसको सीखने के बाद करेंगे क्या, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। अगर हम इंडिविजुअल हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा, और हम इसका क्या हमारा पर्पस होगा, या हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन हैं तो हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसका हमें या और सोसाइटी को क्या फ़ायदा है। अगर हम गवर्नमेंट है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, और इसका क्या जो है वो आउटकम आ सकता है, या हम इंडिविजुअल है तो हम कैसे करेंगे। तो बहरहाल बात कर रहे थे हम एजुकेशन के ऊपर, और एजुकेशन की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि पहले जब MDGs में प्राइमरी एजुकेशन पे ऑलरेडी काम हो चुका था, और इस वक्त जो है वो दुनिया लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे, लेटेस्ट एजुकेशन में या क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जा रही है। अगर मैं इसको इन शॉर्ट आपको बताऊं सिर्फ एक जुमले में, तो 2000 से 2015 तक तमाम ममालिक ने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिले कराने शुरू करवा दिए थे, ताकि कोई भी बच्चा स्कूल से दूर ना रहे, प्राइमरी एजुकेशन। और उसके बाद 2015 से लेकर 2030 तक उन्हीं बच्चों को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटीज़ में भेजना शुरू कर दिया। इसको अगर सिंपल हम बात करें तो ये बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि हम इस वक्त बहुत से ऐसे बच्चों को लेके बैठे हैं पूरे पाकिस्तान में जो कि अभी तक प्राइमरी एजुकेशन तक भी नहीं पहुँचे। तो अब यहाँ पर काम करने की बहुत अशद ज़रूरत है हमें। इसी तरह से हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, इसी तरह से हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, क्लीन वाटर, अफोर्डेबल एनर्जी, ये तमाम चीज़ें ऐसी ही हैं जिस तरह से मैंने आपको नो पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी के बारे में बताया, इसी तरह से आपको मैंने सेकेंडरी एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बताया। अगर अब मैं एक एक को कंपेयर करना शुरू करूँगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैंने दो एज एन एग्ज़ाम्पल, एज अ केस स्टडी आपको बता दिए हैं। अब इसको आप कंपेयर दूसरों से भी कर सकते हैं, आप क्लाइमेट चेंज से कर सकते हैं। लेट सपोज हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, यहाँ पे गोल नंबर 7 MDGs में आपको दिख रहा है, और गोल नंबर 7 में आप देख रहे हैं इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी कि 2000 में जाके इसके ऊपर 2000 में पीछे इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ था, और सन 2000 में मुझे याद है कि क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक नहीं था। उस वक्त इतने ख़तरनाक किस्म के जो है वो तूफ़ान नहीं आते थे, इतने अर्थक्वेक्स नहीं होते थे। लेकिन उस वक्त सबको ये पता था कि आगे आने वाले कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। तो वहाँ पर इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका था। अब अनफॉर्चुनेटली जिनको नहीं पता था वो नहीं कर पाए। अब जो नहीं कर पाए वहाँ पर प्रॉब्लम्स अब क्रिएट हो रही हैं। अर्बन फ्लडिंग उन मुल्कों में बहुत ज़्यादा हो रही है, और बहुत सारे और भी इश्यूज़ क्लाइमेट से रेलेवेंट जो है वो हो रहे हैं। तो 2000 से 2015 तक का जो टाइम था वो इन्वायरमेंट को सेट करना, पौधे लगाना, वो सारा कुछ करना था, लेकिन वो उस वक्त नहीं हुआ। और इस वक्त जो था वो दूसरे काम हमें करने थे, तो इस वक्त अब वो वाले काम हम कर रहे हैं जो कि 2000 में करने चाहिए थे, यानी हम पौधे लगा रहे हैं। तो बहरहाल इसको हमें थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, तेज़ करना पड़ेगा, ताकि इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे पास थोड़ा सा और जल्दी आ सके। अच्छा, इसी तरह से जब क्लाइमेट के ऊपर हमने काम किया, SDGs के अंदर जब हम आए, तो क्लाइमेट एक्शन इतना बड़ा, क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा इशू बन गया कि इसको डिवाइड करके 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन, और उसके बाद लाइफ बिलो वाटर, क्योंकि जब भी क्लाइमेट का इशू आता है तो फिर लाइफ बिलो वाटर जो है वो बड़ी डिस्टर्ब होती है, और अगर वो डिस्टर्ब होगी तो
बहुत ज़्यादा और इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं, सुनामी आते हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और आपके जो नीचे जो क्या कहते हैं आपकी मछलियाँ हैं और जो भी आपकी जो है वो चीज़ें हैं वो सारी जो है वो डैमेज होती हैं। उसके बाद लाइफ ऑन लैंड पे जब हम बात करते हैं तो उसमें जो है वो आपकी अर्बन फ्लडिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही होती हैं कि वो किस तरह से उसको जो है बेहतर किया जाए, लैंडफिल्स को किस तरह से जो है वो बेहतर किया जाए। तो इस तरह से उसको जो है वो मज़ीद बेहतर किया गया, करने की कोशिश की गई है SDGs के अंदर। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें 2-3 चीज़ें जो है मैंने आपको समझा दी हैं। अच्छा, गोल नंबर 6 को भी डिस्कस करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज़ेस। लास्ट सेशन में भी मैंने आप लोगों को यही बताया था, बैच 1 में भी मैंने आपको ये क्लियर किया था, बताया था कि कोविड-19 आया और कोविड-19 के लिए ऑलरेडी दुनिया जो थी वो तैयार थी, क्योंकि MDGs के अंदर इस टाइप के जितने भी डिजीज़ थे, इस टाइप की जितनी भी जो है वायरसेस थे उसके ऊपर काम किया गया था। क्योंकि जो मैंने रिसर्च की है, जो मैंने डेटा निकाला है, जो भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट हुई हैं उससे वो सारी चीज़ें सामने आई हैं कि दुनिया जो है इसके ऊपर काम कर रही थी उस वक्त कि इस तरह के जो है वायरसेस आ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और बड़ी चीज़ जो कि हम देखते आ रहे हैं बहुत अरसे से कि अटलांटिक ओशन के अंदर जो है वो आइसबर्ग्स बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं और वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो कि बहुत हज़ारों साल पुरानी हैं। तो प्रेडिक्शन ये की गई है साइंटिस्ट की तरफ से कि वहाँ पे कुछ ऐसी वायरसेस भी मौजूद होंगे जो पहले ज़माने में हुआ करते थे और अभी के इंसानों में अगर वो देखे जाएँ तो वो बहुत हद तक ख़तरनाक होंगे। क्योंकि पहले जब इंसान पूरी दुनिया में मौजूद थे तो उनकी हाइट ज़्यादा थी, उनकी सेहत बहुत अच्छी थी और हर लिहाज से वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो उनके जो वायरसेस हैं तो खुदा न खास्ता अगर हमारे उसमें आते हैं तो वो कितने ज़्यादा डिवास्टेटिंग होंगे और कितने ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, तो इसके ऊपर इस वक्त रिसर्च चल रही है। तो इस वक्त भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं MDGs के अंदर ऑलरेडी हो चुकी थी और अब जो है वो मज़ीद उन चीज़ों को एमर्ज किया जा रहा है, उसको आगे लेके हम जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि MDGs की इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारे सामने आए सन 2000 से लेके 2015 तक। अब इन MDGs को थोड़ा सा हम, इसके जो स्टैट्स हैं उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या आउटकम हमें मिला है। उसके बाद फिर हम SDGs में मज़ीद आगे देखते हैं कि हम और आगे क्या चीज़ें जो हैं वो करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो बताएं, उसके बाद फिर हम स्टैट्स वगैरह की तरफ जाते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, बिकॉज़ आई एम मोर इनटू अ डिस्कशन, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ क्लास। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट्स हैं और हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई इशू है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो हम उसको साथ साथ क्लियर करते जाएँ। तो बहरहाल ये स्टैटिस्टिक्स हैं आपके। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं ये सलाम। पूछना चाह रही थी सर कि आप ये स्लाइड्स हमें शेयर करेंगे या फिर हम नोट्स बना लें अपने अभी? स्लाइड्स तो आपको मिल जाएंगी लेकिन नोट्स आप बनाएं, क्योंकि जो चीज़ आप बनाएंगी उसकी बात अलग होगी। जी, शुक्रिया। अच्छा, चलें हम लोग इसके स्टैट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला स्टैट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिड्यूस पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो कितनी हुई है। फिर हम प्राइमरी एजुकेशन की तरफ जाते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि प्राइमरी एजुकेशन पे कितना काम हो चुका था। तो अगर हम ग्लोबल प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट की बात करें, ग्लोबल इस वक्त बात हो रही है, तो उसका रेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ था 91%, विच इज़ ह्यूज इन 2015। 2015 तक जो प्राइमरी स्कूल की इनरोलमेंट पूरी दुनिया में रही है वो 90% इंक्रीज़ हुई है। और अगर हम 2000 से बात करें, 2000 से 2015 के दरमियान, तो इससे 83% जो है वो अब गई है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो इसका फ़ायदा हुआ है वो अफ्रीकन एरियाज़ में हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस वहाँ पर हुई है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स एजुकेशन की वहीं पे थी, एंड विच इज़ 8% इंक्रीज़ हुई है उसमें स्कूल इनरोलमेंट ओवर द पीरियड। ठीक है जी। तो उस हिसाब से हम अपनी जगहों को अगर कंपेयर करते हैं तो फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। और ग्लोबल इंडेक्स में भी हम जाके देख सकते हैं, जो SDGs का इंडेक्स बना हुआ है वहाँ पे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग इस वक्त एजुकेशन में कहाँ हैं, क्लाइमेट में कहाँ हैं, हेल्थ में कहाँ हैं। तो बहरहाल वो हमारा जो नंबर है वो काफ़ी नीचे आ चुका है, तो इंशाल्लाह उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, उसके बाद जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट में जेंडर
का जो मतलब वुमेन की जो इनरोलमेंट्स रही है वो ये है 41% जो है वो पेड वर्कर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन इसके अंदर एग्रीकल्चर नहीं है, आउटसाइड दिस एग्रीकल्चर है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि ख़वातीन जो है वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा होती हैं और हम उसको वुमेन एम्पावरमेंट समझते हैं। वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। ऑफिसेज़ और दूसरे जो वर्क एथिक्स हैं उसमें हम बात करते हैं तो फिर ये होती है। अच्छा, उसके बाद फिर हम जाते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी की तरफ। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़र्क आया है। ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहले 90 डेथ्स होती थी इन 1000 में, आउट ऑफ 1000, लेकिन इसको जो है वो कम किया गया और 43 डेथ्स हुई हैं उसके बाद होना शुरू हुई हैं 1000 में। तो ये काफ़ी अच्छा रेशो जो है वो इसका कम हुआ है और एसडीजीज़ को आए हुए भी 10 साल हो चुके हैं, तो मज़ीद इसमें और जो है वो डिक्रीजन हुआ होगा। अच्छा, मैटरनल हेल्थ में अगर हम जाते हैं तो अगर हम ग्लोबली बात करते हैं तो इसका रेशो 45% जो है वो कम हुआ है और इसकी वजह से मिलियंस ऑफ लाइफ जो हैं वो सेव हुई हैं। इसी तरह से HIV और एड्स और मलेरिया के जो इन्फेक्शंस थे और जो इसके मरीज़ थे वो तकरीबन 40% कम हुए हैं और जिसकी वजह से जो है वो 6.2 मिलियन मलेरियन डेथ्स जो है वो कम हुई हैं। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं एक्सेस टू सेफ़ वाटर। तो तकरीबन 2.6 बिलियन लोगों को साफ़ पानी मैसर हुआ है MDGs के बाद, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और मज़ीद आगे भी इसके ऊपर काम हो रहा है एंड वी आर आल्सो वर्किंग ऑन दैट एज़ वेल इन पाकिस्तान इन थर। तो लास्ट सेशन में भी मैंने आप लोगों को बताया था वी आर वर्किंग ऑन वेल्स कि उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे पानी का बहुत बड़ा इशू है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि वहाँ पे हम वेल खुदवाते हैं, उस पर एक रूम बनवाते हैं, उसकी छत पे हम सोलर पैनल्स लगाते हैं और एक वहीं के एक मकामी शख्स को हायर करते हैं और वो उसको ऑपरेट करते हैं। तो वो टोटल सस्टेनेबल प्रोडक्ट हमारा बन जाता है, ना उसमें बिजली का कोई ख़र्चा आता है और ना वहाँ पे कोई और प्रॉब्लम होता है और पानी जो है वो डेली बेसिस पे लोगों को मिलता रहता है। तो इस टाइप के जो है वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी सारे हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप की। ग्लोबल पार्टनरशिप में बेसिकली आपस में कंट्रीज़ ने जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो डेवलपमेंट की है, जो कि 66% जो है वो इंक्रीज़ हुई है और जो इन्वेस्टमेंट या एक दूसरे के साथ जो असिस्टेंस है वो जो बढ़ी है, उसकी जो वैल्यू रही है 2014 तक वो 135.2 बिलियन डॉलर रही है। अब ये अलग अलग तरीक़ों से हुई है, ये इन्वेस्टमेंट भी हुई है, ये ग्रांट्स की शक्ल में भी हुई है, ये एड की शक्ल में भी हुई है। तो इस तरह से ग्लोबल पार्टनरशिप जो है वो बढ़ी है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वो भी बेसिकली ग्लोबल पार्टनरशिप का ही एक पार्ट है, जिसके अंदर हम वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करते हैं, हम एंजल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। तो ये भी बेसिकली ग्लोबल पार्टनरशिप्स ही हैं, जिसके पीछे बाज़-औक़ात गवर्नमेंट्स भी होती हैं, बाज़-औक़ात प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉरपोरेशंस होती हैं या फिर इंडिविजुअल्स भी होते हैं, जो कि बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वो दूसरे मुल्कों में जाके छोटे स्टार्टअप्स या कोई ऑलरेडी रनिंग कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको एक्सेलरेट किया जा सके और आपस में मुल्कों की जो ट्रेड उसको बेहतर किया जा सके। इसी तरीके से डिफरेंट जो चेंबर्स हैं, एसोसिएशंस हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, वो भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं और जिसकी परफॉर्मेंस हमें डे बाय डे जो है वो देखने को मिल भी रही है। अच्छा, लेकिन इसका एक बैड इम्पैक्ट भी है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान के जहाँ पे सिर्फ एड और इन्वेस्टमेंट सिर्फ आ रही है, यहाँ से बाहर जा नहीं रही है। तो अब जब हम इसका रेशो निकालते हैं या हम जब इसके स्टैट्स निकालते हैं या हम इसको स्टडी करते हैं तो दोनों तरफ से होना चाहिए, इसकी दोनों मतलब इनकमिंग भी होनी चाहिए और आउटगोइंग भी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ एड आ ही रही है, ग्रांट आ ही रही है, जो कि अगर एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे हम देखें तो ये अच्छा साइन तो नहीं है अगर हम इकोनॉमिकली इसको देखें। वैसे अगर हम देखें तो हमें लगता है भाई हमारे स्टार्टअप जो है वो बूस्ट हो रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं, लेकिन सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, उसके अलावा जब इसके ऊपर मज़ीद स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ग्रांट लेने के बाद जो है वो बैंकरप्ट भी हो जाते हैं, प्रोजेक्ट चल नहीं पाता या ये सारे इश्यूज़ होते हैं, तो उसकी वजह से भी इश्यूज़ आते हैं और जो चल जाते हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत से स्टार्टअप्स मुझे पता है उन्होंने सऊदीया में ऑफ़िस खोल के कंपनी रजिस्टर करके पूरा का पूरा सेटअप वो सऊदीया ले गए। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि सारा सेटअप सब कुछ उठा के जो है दुबई शिफ्ट हो गया, बस अब वो वहाँ चले गए, तो वो वहीं का सेटअप बन गया।
अब वो पाकिस्तान में से उन्होंने स्टार्ट किया, वहाँ यहाँ से उन्होंने एड ली, सारा कुछ यहाँ पे किया, लेकिन जब वो दुबई शिफ्ट हो गए, मूव हो गए, अब सारा इनकमिंग आउटगोइंग सब दुबई से हो रहा है, पाकिस्तान में अब कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्क्रूटनी करना, इसके ऊपर कुछ लॉज बनाना, इसकी पॉलिसीज़ बनाना इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को हम यही कहते हैं कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें। अगर स्टार्टअप्स, इस तरह के स्टार्टअप्स जो कि बाहर से एड ले रहे हैं, ग्रांट ले रहे हैं, जो पाकिस्तान में आ रही है और डेवलप होने के बाद पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो आप उनको रोके तो ना, लेकिन आप एटलीस्ट ये करें कि कुछ शेयर्स उसके पाकिस्तान में ज़रूर रखें, कुछ बाउंड उनको करें आप कि पाकिस्तान में भी बिज़नेस रहेगा और वहाँ भी रहेगा। तो इस तरह की कुछ पॉलिसीज़ वगैरह पे काम होना चाहिए। तो बहरहाल एसडीजीज़ के जितने भी गोल्स हैं उसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग की इस वक्त बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। सिर्फ एसडीजीज़ को समझना, एसडीजीज़ के टारगेट्स को याद कर लेना, उसके इंडिकेटर्स को याद कर लेना, ये ज़रूरी नहीं है। ये बेसिक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपके पास होनी चाहिए, लेकिन एसडीजीज़ के हवाले से पॉलिसीज़ बनाना, रिसर्च करना और उसकी केस स्टडीज़ तैयार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एसडीजीज़ की जो वैल्यू है, जैसा मैंने शुरू में बताया कि इसकी क्या वैल्यू या इसका स्कोप क्या है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आईएसओ स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि स्टैंडर्ड, बेसिकली स्टैंडर्ड समझ लेते हैं, आईएसओ को हम बाद में डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड क्या होता है, पहले स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड बना हुआ है कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि चाइना वाले बोलें कि हम तो 1 फीट को 6 इंच मानते हैं और पाकिस्तान बोले नहीं, हमारा जो 1 फीट है वो 28 इंच का होता है। अब अमेरिका चले जाते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो 3 इंच बोलते हैं 1 फीट को। तो पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं, दैट्स इट। अब मैं अगर कॉल करके कोई प्रोडक्ट बनवाना चाह रहा हूँ, कोई टेबल मुझे ऑर्डर करनी है चाइना में कि भाई मुझे ये एक टेबल चाहिए 1 फीट की, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये 12 इंच की टेबल होगी। अगर मैं अमेरिका में बात करता हूँ कि भाई मुझे XYZ कोई प्रोडक्ट चाहिए और उसकी जो हाइट है या उसकी जो विड्थ है वो इतनी होनी चाहिए, तो उसको समझ में आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। इसी तरह से 700 ml हर जगह 700 ml ही होगी, उसको उस पैमाने को नापने के लिए, तोलने के लिए जो कांटा होगा वो भी उसी स्टैंडर्ड पर काम करेगा। तो इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं कि भाई ये एक चीज़ है, अब दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ वो वैसी ही मिलेगी। तो जब ISO स्टैंडर्ड्स इस दुनिया में आए थे तो काफ़ी सारे मुल्कों ने उनको एक्सेप्ट किया, लेकिन जब मैं ISO पे काम करता था उस वक्त पाकिस्तान के अंदर ISO की इतनी वैल्यू नहीं थी, लोग उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, बस प्रोडक्ट बनाते थे, जैसा भी बनाया और उसको जो है वो कंटेनर में फिल किया और बाहर भेज दिया। अब जब बाहर जाता था तो वो उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होता था, यानी उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होता था, और एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट के दरमियान भी बहुत फ़र्क होता था। एक प्रोडक्ट एक शख्स बना रहा है, एक प्रोडक्ट उसके बराबर में दूसरा शख्स बैठा हुआ बना रहा है, उसके अंदर भी चेंजेस आ जाती थी। तो फिर ISO स्टैंडर्ड्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया और इस वक्त सैकड़ों की तादाद में स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। टेक्सटाइल के अंदर अगर हम चले जाते हैं तो डाइंग के अलग स्टैंडर्ड मौजूद है, कलरिंग का अलग जो है वो स्टैंडर्ड मौजूद है, स्टिचिंग का अलग स्टैंडर्ड मौजूद है और कटिंग का अलग स्टैंडर्ड मौजूद है। मतलब सैकड़ों स्टैंडर्ड्स जो है वो हमारे पास सिर्फ टेक्सटाइल के अंदर मौजूद है। केमिकल इंडस्ट्री के लिए अलग स्टैंडर्ड है, हर चीज़ का एक अलग स्टैंडर्ड मौजूद है। और उस स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए वो ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इसको सब ने फॉलो करना है और इस स्टैंडर्ड से अगर कोई चीज़ बनती है तो वो पूरी दुनिया में एक जैसी होगी। इसका एग्जांपल सिंपल ये है कि एक फ़ुटबॉल चाइना में बनती है और एक फ़ुटबॉल जो है वो हमारे पास सियालकोट में बनती है। अब वो जाके दुबई के एक स्टोर में हम रखते हैं तो कोई देखकर ये नहीं बता सकता कि ये चाइना की है या ये पाकिस्तान की है, अनटिल अनलेस कि उसको घुमा के उसके पीछे देख ले कि ये मेड इन पाकिस्तान है या मेड इन चाइना उस पर लिखा हुआ है। दिस इज़ वाई स्टैंडर्ड्स आर मेड, कि स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए दुनिया में कोई भी चीज़ कहीं पे भी बन रही है और कोई भी उसको बना रहा है वो एक ही स्टैंडर्ड की बने, ठीक है। अब वो स्टैंडर्ड जो है हमारे खाने पीने में भी आ गए, एग्रीकल्चर में भी आ गए। अब एग्रीकल्चर का एक अलग स्टैंडर्ड है कि अगर आप आम उगा रहे हैं तो कौन सा केमिकल आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करना है नहीं करना है, कितना यूज़ करना है, तो वो सारे स्टैंडर्ड्स एग्रीकल्चर में भी आ गए। वही सारे स्टैंडर्ड्स एजुकेशन में भी आ चुके हैं कि आपकी जो है करिकुलम कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारा कुछ अलग है। तो हर चीज़ के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बन गए। और जो सबसे बेसिक स्टैंडर्ड है वो QMS है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, QMS 9001, जो कि पूरी दुनिया में है।
फिर टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड्स आ गए, डिवाइसेस के स्टैंडर्ड्स आ गए, उन स्टैंडर्ड्स पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। अब इस वक्त स्टैंडर्ड्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी इसके बाद अब मैं आपको स्टैंडर्ड्स क्यों बता रहा हूँ, SDG इज़ ऑल्सो एन स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर हम क्लाइमेट के ऊपर काम नहीं करेंगे तो हमारे हमारे शहर में, हमारे मुल्क के अंदर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि लोगों को पता है कि ग्लोबल इंडेक्स में जाएंगे, देखेंगे पाकिस्तान में क्लाइमेट का बड़ा इशू है, यहाँ पे नहीं जाएंगे, हमारी सेहत ख़राब हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये सारे इश्यूज़ हमें क्रिएट जो है वो हमारे सामने क्रिएट होंगे। इसी तरह से अगर क्वालिटी एजुकेशन हमारी बेहतर नहीं होगी तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स बहुत कम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी यूनिवर्सिटी में उस लेवल का करिकुलम नहीं पढ़ाया जा रहा जो पूरी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है, तो अभी जैसे तैसे हमारे स्टूडेंट्स बाहर इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए जा रहे हैं, यहाँ से बैचलर करते हैं, मास्टर्स के लिए चले जाते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता एक टाइम ऐसा ना आए कि वो लोग हमें एक्सेप्ट करना ही छोड़ दें, या सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कोई और मुल्क जो है वो किसी और मुल्क को एक्सेप्ट करना छोड़ दें। तो ये स्टैंडर्ड्स बनते चले जा रहे हैं, तो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें दुनिया में, बहुत सारे और भी काम हो रहे हैं। 2045 तक यूरोप ने कहा है कि हम अपने तमाम जो है वो स्टेट्स में कार्बन एमिशन ज़ीरो कर देंगे। जितनी भी गाड़ियां हैं हमारी जो पेट्रोल और डीजल पे हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी, हम 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ जाएंगे 2045 तक। तो इस तरह के जो काम होते चले जा रहे हैं, तो अब आप देखें कि कितनी तेज़ी से SDGs पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो रही है। तो आई होप यहाँ पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि SDGs बेसिकली क्या है और MDGs की क्या वैल्यू थी, SDGs की क्या वैल्यू है, और इसका बेसिकली आगे स्कोप क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। अच्छा, अब दूसरे हम आते हैं कि इसका बेसिकली मंत्रा क्या है। आप अक्सर देखते होंगे SDGs के साथ अक्सर लोग जो है वो लगाते हैं ग्लोबल गोल्स 2030। ये ग्लोबल गोल्स हैं। ग्लोबल गोल्स का मतलब है कि ये सब के गोल्स हैं, ये ग्लोबल गोल्स हैं, सब ने मिलकर इसके ऊपर काम करना है। उसके साथ एक और स्लोगन आप देखते होंगे, लीव नो वन बिहाइंड। हमने किसी को पीछे नहीं छोड़ना, हमने सबको साथ लेके जाना है। इनफैक्ट कि अभी मैंने जो आपको एक वीडियो दिखाई है उसमें भी यही लिखा हुआ था, लीव नो वन बिहाइंड, कि हमने सबको अपने साथ रखना है, साथ लेके आगे जाना है। उसी तरह से 5 P's आपको दिखते होंगे अक्सर, आप UN की वेबसाइट खोलें या कोई और आर्टिकल खोलें तो आपको 5 P's दिखेंगे, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, इस टाइप के आपको चीज़ें दिखेंगी। बट एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन, या जो मुझे लगा, या कुछ जगहों पे ये लिखा हुआ भी है, सिर्फ मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं है, बहुत से और जगहों पे ये लिखा हुआ भी है कि मैं आपको थोड़ा सा इसका एक डिटेल में बता देता हूँ। यूजिंग द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट इट कैन बी रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन विदाउट इफेक्टिंग द प्लैनेट। SDGs का सिंपल जो पर्पस है, जो मकसद है, जो मुझे लगता है, या दूसरे रिसर्चर्स ने भी ये चीज़ मेंशन की हुई है अपनी केस स्टडीज़ में और अपने जो है वो रिसर्च रिपोर्ट्स में, वो सिंपल ये है कि हम पूरी दुनिया में जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वुड हो, चाहे वो कोल हो, किसी भी किस्म का कोई मटेरियल हो, व्हाटएवर, पानी हो, हम उसको इतना इस्तेमाल करें, इतना कंज्यूम करें कि वो प्लैनेट को नुकसान ना पहुंचाए और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी हम उसको जो है वो रिज़र्व रखें, क्योंकि आगे आने वाले जो हालात हैं, जो मामलात हैं, वो बड़े ख़तरनाक हैं। तो बेसिकली जो पर्पस है वो ये है SDGs का। जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिख भी जाएंगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर ये SDGs जो है ये गवर्नमेंट का काम है या ये हम लोगों का काम है, या एक जनरल हम सिविलियंस क्या करेंगे इसमें, कैसे करेंगे, हमारा इसमें क्या रोल है, हमारा क्या किरदार है इसमें। तो देखें, जब आप SDGs ये यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको साफ लिखा हुआ दिखेगा कि SDGs जो है विदाउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अचीवेबल नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बगैर ये अचीव हो ही नहीं सकता। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज़ आपस में मिलकर कोलैबोरेट करें और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें जो कि इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करें, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ग्रीन बस की बात करते हैं, ऑरेंज ट्रेन की बात करते हैं, इस टाइप के जितने भी प्रोजेक्ट्स इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ शहरों में चल रहे हैं, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ही चल रहे हैं,
ठीक है। फिर आप सुनते होंगे कि अक्सर जो है इदारे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके थ्रू भी जो है वो काम होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, एक आम लोग जैसे आप लोग बैठे हुए हैं इसको सुन रहे हैं, अब आप कहते हैं कि हम इसको किस तरह से हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह से हम इसके अंदर कोई काम जो है वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एंटर हो सकते हैं। आप सबसे पहले तो इसकी अवेयरनेस लेते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद आप इसके ट्रेनर बन सकते हैं ताकि दूसरों को आप पढ़ा सकें। आप इसके कंसल्टेंट बन सकते हैं। ट्रेनर डिफरेंट होता है, जो कि अवेयरनेस सेशंस करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, एसडीजीज़ को समझाते हैं। आप इसके कंसल्टेंट बन सकते हैं। कंसल्टेंट ये होता है कि कोई कंपनी आपको हायर करे, फॉर एग्जांपल कोई टेक्सटाइल कंपनी आपको हायर करे, या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको हायर करे, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या कोई स्कूल आपको हायर करे, यूनिवर्सिटी आपको हायर करे, और वो आपसे बोले कि हमें अपने पॉलिसीज़ को बेहतर करना है, या हमें आप ट्रेन करें, कंसल्ट करें कि हम किस तरह से अपने प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं, सप्लाई चेन को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। और इसी तरह से आप पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं कि आप पॉलिसीज़ बना के जो है वो दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप इसमें अपना बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं। बिज़नेस कैसे आप डेवलप करेंगे कि आप कोई भी एक ऐसा इशू, उसको जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आप उसको उठाएं, किसी भी गोल के अंदर कोई भी इंडिकेटर, किसी भी टारगेट को आप जो है वो लॉक करें कि ये इशू है जिसके ऊपर मैंने काम करना है, और उसके इर्द गिर्द एक बिज़नेस प्लान आप तैयार करें और उसको आप विद सोल्यूशन मार्केट में लॉन्च कर दें। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूँ कि एसडीजीज़ बेसिकली इट्स अ ह्यूज बिज़नेस, और इसके पीछे मिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर्स के जो है वो बिज़नेसेस चल भी रहे हैं, और उससे कई ज़्यादा वर्थ के बिज़नेसेस अभी बाकी हैं जो शुरू होने वाले हैं। ठीक है, अब वो बिज़नेसेस क्या हैं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूं कि हम क्लाइमेट के ऊपर बात करते हैं। जब क्लाइमेट पे बात करते हैं तो हम कार्बन एमिशंस पे बात करते हैं। जब कार्बन एमिशंस पे बात करेंगे तो क्या होगा कि हम गाड़ियों की बात करते हैं जो डेली यूज़ हो रही होती हैं, वो डेली बेसिस पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में छोड़ रही होती हैं। तो वहाँ पर जब बिज़नेस आता है, क्या आता है कि अब आप इलेक्ट्रिक कार्स बनाएं, आप इलेक्ट्रिक बैटरीज जो है वो तैयार करें। तो ये एक बिज़नेस नया डेवलप हो गया जो कि क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए जो है वो दुनिया में लोग कर रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे बिज़नेसेस हैं। अब अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, सोलर कंपनीज तैयार होती जा रही हैं। अब सोलर कंपनीज जो है वो इनोवेशन लाती चली जा रही है। पहले बहुत मोटे और भारी पैनल्स हुआ करते थे, आप 50 पैनल लगाते थे तो एक घर की बिजली बनती थी। अब आप 10 पैनल लगा लें तो एक घर की बिजली बन जाती है। तो आप उसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। फिर बहुत से चाइना के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ऐसे पैनल्स आ गए हैं जो आप शीशे पे लगा लें, आप आर पार भी देख सकते हैं और वो बिजली भी बना रहे हैं। फिर बहुत सारे ऐसे पैनल आ गए हैं जो मैट की तरह हैं, आप उनको रोल करके अपने पास रख लें और गाड़ी में रख के ले जाएं और कहीं पे भी आप उसको जो है वो रखें और वो बिजली बनाना शुरू हो जाएंगे। तो ये इनोवेशंस भी आ रही हैं और ये बिज़नेस डेवलप भी हो रहा है, और ये अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी यानी गोल नंबर 7 को सॉल्व भी कर रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इससे आप मज़ीद एसडीजीज़ को जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हैं तो आप एज अ कंसल्टेंट बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, पॉलिसी मेकर बन सकते हैं, या फिर आप बिज़नेस को भी डेवलप कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि भाई मुझे ना तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जाना है और ना मुझे कोई बिज़नेस करना है, हमें कोई और तरीका आप बताएं। तो दूसरा जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको एसडीजीज़ को थोड़ा सा पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, इसकी हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, और आगे आपको इसके ऊपर थोड़ा सा सीरियसली आपको उसको लेना पड़ेगा। वो बेसिकली ये है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं वहाँ पे एक नए डिपार्टमेंट्स बन गए हैं जिसको हम कहते हैं, पहले एक डिपार्टमेंट था सीएसआर डिपार्टमेंट। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, सीएसआर इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। हर कंपनी के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उसमें एक जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं उनके अंदर सीएसआर डिपार्टमेंट होता है। तो वो एक बजट बनता है और उसके थ्रू वो सोशल काम कर रहे होते हैं और लोगों की हेल्प करना और ये सारी चीज़ें करना। अब जो है एक डिपार्टमेंट बन गया है सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट, जिसके अंदर जो बंदा हायर होता है जो कि मेन एम्प्लॉई होता है वो कहलाता है सीएसओ, चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर। तो अगर आप एसडीजीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन आप ले लेते हैं, इसके कुछ एडवांस कोर्सेज़ कर लेते हैं या इसके ऊपर डिग्री, पूरी दुनिया में बाय द वे पिछले 6-8 साल से जो है इसके ऊपर डिग्री प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं और इसके ऊपर मास्टर्स प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं और पीएचडी प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। दुबई में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूरोप में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एसडीजीज़ के ऊपर पीएचडी करवा रही है। और एक साहब हैं कराची में जिनसे मेरी मुलाकात भी हुई है, और वो माशाल्लाह से आज से कोई
3-4 साल पहले तकरीबन 2021 में कोविड ख़त्म होने के बाद जब थोड़ी सी आसानियाँ हो गई थी ट्रैवल में, तो वो वहाँ गए थे और वहाँ से वो पीएचडी करके आए थे। दुबई से वो पीएचडी करके आए थे एसडीजीज़ में, और यहाँ पर फिर माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा करियर अपना डेवलप किया था एसडीजीज़ के अंदर। तो बहरहाल इसके ऊपर पूरी दुनिया में स्टडी भी हो रही है, इसके ऊपर क्वालिफ़िकेशंस भी मौजूद हैं, डिग्रीज़ मौजूद हैं। तो आप इसको मज़ीद बेहतर अपने अंदर करेंगे, इसको समझेंगे, तो फिर आप एज़ अ जॉब भी ऑफ़र कर सकते हैं। और इसका इंटरनेशनल स्कोप बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर तो इसके डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको डेवलप कर रहे हैं अपने पास, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी। अगर आप जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपको जॉब ऑफ़र्स वहाँ पे नज़र आएंगी। तो बहरहाल ये मैंने आपको उसका पूरा स्कोप समझा दिया कि इसका बेसिकली क्या स्कोप है और किस तरह से जो है वो ये वर्क करेगा और किस तरह से आप इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इसकी ग्रुपिंग के अंदर। इसको थोड़ा सा समझने के लिए इसकी ग्रुपिंग करना ज़रूरी होती है। और पहले मैंने इसके 4 ग्रुप्स बनाए हुए थे जब मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया ड्यूरिंग माय रिसर्च, और मैंने इसको देखा कि मैं इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करता हूँ। एक ग्रुप मैंने बनाया था सोशल वर्क के लिए, एक ग्रुप बनाया था क्लाइमेट के ऊपर, एक ग्रुप बनाया था पब्लिक जनरल सिविलियंस के लिए, और एक ग्रुप बनाया था मैंने गवर्नमेंट के लिए कि कौन से काम है जो गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है ज़्यादा बेहतर, कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे गोल्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, कौन से ऐसे गोल्स हैं जो कि सिविलियंस कर सकते हैं, और कौन से ऐसे गोल हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती है। लेकिन जब मैंने अपनी रिसर्च कंप्लीट करके थोड़ा सा आगे गया तो मुझे समझ में आया कि इन गोल्स को मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा, और इन गोल्स को फिर 6 गोल्स के अंदर डिवाइड किया गया। और ये गोल्स जो हैं वो पब्लिक भी हैं, ये आपको फेसबुक गूगल वगैरह पे ये आपको मिल भी जाएंगे। और फर्दर आप इसको मज़ीद अपने हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और ग्रुप 1 में मैंने नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ को रखा हुआ है। ग्रुप 2 के अंदर गुड हेल्थ वेल बींग है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि गुड हेल्थ एंड वेल बींग तो बेसिकली हमने उसका ख्याल रखना ही है, जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ हमारे आते हैं, वायरसेस हैं, और जो भी हमने पहले डिस्कस की थी सारी मैटरनिटी इश्यूज़ और ये सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं। उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे बीमारियां फैलती हैं, मलेरिया फैलता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्लीन वाटर जो है वो ग्रुप 2 के अंदर मैंने ऐड किया इसलिए। और अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी इसलिए ऐड की है कि जब भी कोई इशू क्लाइमेट के हवाले से होता है तो वो हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा होता है, तो क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी सबके पास होनी चाहिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे पूरी रिसर्च है, पूरा पेपर है, वो वाइट पेपर है, वो इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पर अपलोड है। और वो सारी चीज़ें आप लोगों को लिंक्स के थ्रू मिल जाएंगी, सारी केस स्टडीज़ भी मिल जाएंगी, रिसर्च पेपर्स, वाइट पेपर्स सारे आपको मिल जाएंगे। वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि ग्रुप बेसिकली बनाया क्यों गया है और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसी तरह से ग्रुप 3 को जो बनाया है उसके अंदर डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और इसके अलावा इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया। ग्रुप 4 के अंदर क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी ऐड किया। क्वालिटी एजुकेशन की जब हम बात करते थे या प्राइमरी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो जब पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो इलाके हैं, जो छोटे इलाके हैं, वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी का बड़ा इशू आता है कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, अगर आप एक गोल को लेके बैठेंगे और उसको आप स्टडी करेंगे तो उस एक गोल से बाकी के सारे 16 के 16 जो गोल हैं वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। आप कहेंगे कि ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे गोल्स के अंदर कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स या कुछ ना कुछ टारगेट्स को टच कर ही रहा है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं आपस में गोल्स, तो मैंने उनका एक ग्रुप जो है वो बनाने की कोशिश की है। तो ये ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो क्लोज़ है वो जेंडर इक्वालिटी और क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। अक्सर लोग कहते हैं डिसेंट वर्क भी इसके अंदर आ सकता था, लेकिन बिल्कुल आ सकता था, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है जो कि इसको हमें सॉल्व करना है। जब जेंडर इक्वालिटी वाला इशू सॉल्व हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमारी और मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखेंगे तो इस तरह से गोल्स आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम इसका एक फ़्लो बनाएं तो जैसे क्वालिटी एजुकेशन हम अच्छी करेंगे, उसके अंदर हम जेंडर इक्वालिटी को ऐड कर देंगे। जेंडर इक्वालिटी ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हो जाएगी। वो होगा तो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ऑलरेडी जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। तो इसी तरह से मज़ीद चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि नो पॉवर्टी की हम बात करते हैं,
पॉवर्टी हमारी कम हो जाएगी, ज़ीरो हंगर हमारा कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली गुड हेल्थ जो है वो मज़ीद बेहतर लोगों की होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो बहरहाल ये ग्रुपिंग मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दी है। एंड अगेन हम लोग एक एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं, और वो एक्सरसाइज बेसिकली क्या होगी, आप लोगों ने अब ये करना है कि आपने अपना एक पेपर निकाल लेना है अपने सामने, और आपने सबसे पहले तो अपनी इंडस्ट्री लिखनी है कि ये मेरी इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल आप फूड साइंस डिपार्टमेंट से हैं तो फिर आपने हेल्थ को सिलेक्ट करना है, या वॉट एवर आप क्लीन वाटर सैनिटेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। अगर आप रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो फिर आप सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ील्ड कोई भी है और आप कोई एनजीओ रन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप लोगों की मदद करें, खाना खिलाना और ये सारा कुछ, तो आप नो पॉवर्टी ज़ीरो हंगर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है तो फिर आप जो है वो इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिसेंट वर्क को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपका ताल्लुक जो है वो इन्वायरमेंट से है तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। गोल 13 है, क्लाइमेट एक्शन है, लाइफ बिलो वाटर है, लाइफ ऑन लैंड है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, तो यू हैव अ लॉट। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई। अब करना आपने क्या है कि आपने सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री ऊपर लिखनी है पेपर पे कि आप इस इंडस्ट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने एक गोल, मेजर गोल सेलेक्ट करना है। जैसे इसमें 17 गोल्स आपके सामने आ रहे हैं, कोई सा भी एक गोल आप इसमें सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद आप अपना नीचे आइडिया आपने लिखना है कि आपने बेसिकली इस गोल को सिलेक्ट क्यों किया है और आप इस गोल के अंदर क्या करना चाहते हैं। क्या आप इसके अंदर कोई बिज़नेस डेवलप करना चाह रहे हैं, कोई केस स्टडी बनाना चाह रहे हैं, या कौन सा ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो आप उसको एड्रेस करना चाह रहे हैं, और उसके बाद उसका सल्यूशन आपके जहन में क्या आता है। और उसके बाद आप उसका नीचे ग्रुप बनाएंगे कि इस गोल को लेकर, या मैं फॉर एग्जांपल क्वालिटी एजुकेशन ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, तो उसके बाद उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद कौन से ऐसे और दूसरे गोल्स हैं जो उससे डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, और उसमें भी इसमें जो है वो मैं हेल्प कर सकता हूँ, या उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो ये आपका एक छोटा सा अभी का एक टास्क है, और जिसके लिए हम 15 मिनट का एक गैप लेंगे, और उस 15 मिनट के अंदर हमने ये काम करना है। इस दौरान आपने जो है वो मीटिंग जो है वो नहीं छोड़नी, मीटिंग में आप रहेंगे और ये सारा आपने टास्क करना है। जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप में से बहुत से लोग जो कंप्लीट कर चुके होंगे उन्होंने बताना होगा कि आपने ये क्यों किया, क्यों सेलेक्ट किया, क्या पर्पस था। उसके साथ साथ आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे रहे होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, इसको करने के 2 पर्पस हैं। सबसे पहला पर्पस ये है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ वो हमें पता चल जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जो आपने अभी तक सारी चीज़ें सीखी हैं। और जो तीसरा पर्पस है वो ये है कि हमें अगर कोई चीज़ समझ में आती है कि आपका जो आइडिया है या आपका ऑलरेडी जो स्टार्टअप है या आपका जो व्हाटएवर जो भी सॉल्यूशन है, स्टेटमेंट है, वो अगर हमें समझ में आती है और आप इसको आगे लेके चलना चाहते हैं तो हम फर्दर इसमें आपको गाइड भी कर सकते हैं, और एल्स वी विल वर्क टुगेदर इन दैट एज वेल। तो हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें यही हुआ था कि बहुत से हमें ऐसे लोग मिले, बहुत से ऐसे स्टार्टअप मिले जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया, तो उसके बाद हम उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हुए और उसके बाद फिर हम उनके साथ मिलके उसके ऊपर काम भी इंशाल्लाह करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट यू गाइस हैव टू डू, एंड आई होप आप लोगों को पूरी एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। Sir, sir, actually, I have one question that could you please repeat this activity? That what we supposed to do? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि आपने एक पेपर निकालना है, ठीक है जी। पेपर निकालने के बाद आपने सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री ऊपर लिखनी है, ठीक है। अपनी इंडस्ट्री यानी जिसमें आप हैं, मतलब जो भी कुछ आप कर रहे हैं, आप फूड साइंस से हैं, आप एजुकेशन से हैं, आप क्लाइमेट से हैं, आप व्हाटएवर जो भी आपकी इंडस्ट्री है, उससे रेलेवेंट फिर आपने एक गोल सेलेक्ट करना है, ओनली वन गोल, ठीक है। उस गोल को सिलेक्ट करने के बाद आपने उसकी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनानी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मुराद कि आपने ये देखना है कि भाई इस गोल को देखते हुए मुझे क्या इशू नज़र आ रहा है, क्या दिख रहा है।
उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को का सल्यूशन क्या आपको दिख रहा है कि आप कैसे बनाएंगे, भले वो केस स्टडी की शक्ल में हो, भले वो कोई बिजनेस प्लान की शक्ल में हो, वो सारी चीज़ें आपने नीचे लिखनी है। और उसके बाद फिर आपने दूसरे गोल्स जो है वो सेलेक्ट करने हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद मेजर गोल तो सॉल्व हो रहा है आपका, और दूसरे कौन से गोल्स हैं जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली इसकी वजह से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, यानी आपको एक ग्रुप भी बनाना है। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। सर मुझे एक सवाल जी स्टिल सर तो मेरे को आपकी आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ आप सब अपने माइक बंद करें और एक एक करके खोलें। सर डॉक्टर एंड शेफ सर मैं क्या इंडस्ट्री चूज कर सकती हूँ? सॉरी, आवाज़ नहीं आई। आवाज आ रही? हाँ जी बोलें, आप कौन सी इंडस्ट्री से हैं? सर मैं शेफ नहीं आ चूज रही, करूँगी। आप टाइप कर दें। खाली ये बट जाम तेलंगाना हमारा में खाना आप चैट में टाइप कर दें, मैं देख लेता हूँ। जनरल के अगर आप इससे प्लीज तो आपको यहाँ से पूरे 4 सवाल दोबारा मीटिंग से निकालना है बस उन्होंने आप बोला कि योगा दोबारा इंस्ट्रक्टर और शेफ हैं, ठीक है। आप गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग को सेलेक्ट कर सकती हैं, और अगर आप फीमेल को मतलब ज़्यादा वो कर रही हैं तो आप जेंडर नॉट जेंडर इक्वालिटी बेसिकली, आप गुड हेल्थ वेल बीइंग को भी सेलेक्ट कर सकती हैं। और चूंकि आप अगर इसको सिखाना चाह रही हैं, बढ़ाना, तो क्वालिटी एजुकेशन को भी आप सेलेक्ट कर सकती हैं। ये दोनों इंडस्ट्रीज आपके लिए बेहतर रहेंगी, सॉरी दोनों गोल्स आपके लिए बेहतर रहेंगे। इंडिया जैसे दो और दुबई जैसे 157 लोग आसानी से इसके अंदर फिट आ सकते हैं। ये जंगल 8 लोगों में फैला हुआ है। अगर इस एरिया की बात की जाए तो ये जंगल अमेरिकन स्टेट्स की कोलंबिया, गवाना, ब्राजील, पेरू से बोलिविया को जाकर होता है। और आपको ये जानकर अजीब लगेगा। अच्छा, मैं कुछ जब तक आप लोग काम वो कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट, तब तक मैं कुछ यहाँ पे कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं देख लेता हूँ और आपको रिप्लाई भी करता है। तो एमडीजीज लोगों ने पूछा है कि भाई एमडीजीज क्या होते हैं, इसकी स्टैंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो एसडीजीज है, एमडीजीज का मतलब होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। उसके बाद फिर एसडीजीज आए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए। अच्छा, फिर एक सवाल आया था कि आर वी सपोज टू वर्क ऑन एसडीजी ऑन पर्सनल लेवल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो वो मैंने क्लियर कर दिया था आप लोगों को कि पर्सनल लेवल पे आप किस तरह काम कर सकते हैं, आप कोई बिजनेस डेवलप कर सकते हैं इसके ऊपर और बिजनेस सोल्यूशन ला सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आप इसके जो ट्रेनर कंसल्टेंट बन सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे आप गवर्नमेंट को भी और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में, कंसल्टेंसी में। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी आप कर सकते हैं, आप हायर हो सकते हैं एज ए चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर, और वहाँ पे आप जाके कंपनी के अंदर रहते हुए उनके सप्लाई चेन को बेहतर कर सकते हैं और उनके दूसरे जो चीज़ें हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी 10 मिनट के बाद। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था मिस डॉक्टर नीलोफर का कि जो बेसिक इशू है वो लैक ऑफ अवेयरनेस है पाकिस्तान में, ख़ास करके रूरल एरियाज़ में, इवन अर्बन एरियाज़। तो यहाँ पे एसडीजी मतलब एसडीजी से रेलेवेंट व्हाट वी कैन डू इन दिस कॉन्टेक्स्ट। देखें, अवेयरनेस सेशन जो है ना, एक आम आदमी जो कि इन इश्यूज़ के अंदर है उसके लिए अवेयरनेस सेशन का कोई मतलब नहीं बनता। फॉर एग्जांपल एक शख्स है, वो बेचारा परेशान है, तो उसको आप एसडीजी समझाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एसडीजीज़ की अवेयरनेस उनको देनी है जो कि ऑलरेडी इस लेवल पे बैठे हुए हैं, जो कि लोगों के लिए कुछ कर सकें, कोई बिज़नेस डेवलप कर सकें, कोई सोल्यूशन डेवलप कर सकें। तो अर्बन एरियाज़ में सोल्यूशंस लेके जाने, अवेयरनेस ले जाने का वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। अवेयरनेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दे सकते हैं, एजुकेशनिस्ट को दे सकते हैं, ऑफिशियल्स को दे सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को दे सकते हैं। आई होप आपका क्वेश्चन शायद यही था, तो मैंने क्लियर कर दिया। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता सकती हैं। ओके, अच्छा, मिस लाइबा ने ये बोला है कि पॉलिसी इज़ क्रूशियल बट यहाँ पे ये आपका जो देखें, जो बात आपने यहाँ पे की है वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं। हम लोग पॉलिसीज़ दे रहे हैं, बहुत अरसे से दे रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही हैं।
असल में एक प्रॉपर हिरार्की होती है, उस हिरार्की के थ्रू जाना होता है। अब बहुत से लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, ये भी एक इशू आता है कि लोअर लेवल पे लोग उसको समझ रहे होते हैं, अपर लेवल पे लोग नहीं समझ रहे होते। बाज़ औक़ात अपर लेवल पे लोग समझते हैं, जब उसको लोअर लेवल पे दे रहे होते हैं, मैनेजमेंट लेवल पे दे रहे होते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं होती जैसी कि होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। उसके लिए जो है वो ट्रेनिंग करवाना, लोगों को अवेयरनेस के साथ साथ ट्रेनिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बहरहाल काम चल रहा है, पॉलिसी के ऊपर भी काम हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, बट डेफिनेटली ड्यू टू बस क्या कह सकते हैं, मतलब नहीं इसको बहुत ज़्यादा हम डिस्कस कर सकते हैं इतना ज़्यादा। अच्छा, I think we can achieve SDGs by working together, making fair rules, using eco-friendly ideas, helping people grow and checking our progress often। बिल्कुल ठीक आपने कहा, बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोग मिलके काम करेंगे तभी जो है वो उसको हम बेहतर बना सकते हैं। गोल नंबर 18 बिल्कुल है, गोल नंबर 18 था स्पेसेस फॉर ऑल, लेकिन उसके ऊपर अभी इतना ज़्यादा लोकल लेवल पर काम नहीं हुआ और उसका ताल्लुक ज़्यादातर गवर्नमेंट से है। उसको इतना ज़्यादा पब्लिक भी अभी नहीं किया गया, वो आया था उसके बाद एकदम से उसको गायब कर दिया गया, उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते कि गोल नंबर 18 कौन सा है, क्या है, कब आएगा और कौन उसके ऊपर काम करेगा। कम्युनिकेशन मैनेजर और एजुकेशनिस्ट हैं तो आप क्वालिटी एजुकेशन से ले सकते हैं। आप फायर सेफ्टी से आपका ताल्लुक़ है, फायर सेफ्टी से आपका ताल्लुक़ है तो आप जो है वो इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हैं, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की तरफ आप जा सकते हैं, क्लाइमेट की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आप इसके हवाले से कोई एजुकेशन पर्पस से आप लेके जा रहे हैं, वो जो है वो आप क्वालिटी एजुकेशन लेके जा सकते हैं। आप HSC ऑफिसर है इंटरनेशनल पैकेजिंग कंपनी में, दैट्स ग्रेट। आपके लिए सप्लाई चेन जो है वो बड़ा अच्छा रहेगा। केमिस्ट्री से आपका ताल्लुक है, केमिस्ट्री से तो क्लाइमेट के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। उसके अलावा लॉ ग्रेजुएट है तो फिर आपके लिए तो एक ही है, पीस जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशन, नंबर 16 लॉ ग्रेजुएट के लिए बेहतरीन है। मैथमेटिक्स में है तो आप एजुकेशन में जा सकते हैं, एजुकेशन में जा सकते हैं, टेक्नोलॉजीज़ में आप लोग जा सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में तो आपके लिए गोल नंबर 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स हैं। सोशल साइंस में भी आप 17 में, फिजिक्स स्टूडेंट में आप जाते हैं तो फिर आप इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन में जा सकते हैं। CS स्टूडेंट हैं, CS स्टूडेंट आप लोग तो तकरीबन हर जगह ही मौजूद होंगे, कंप्यूटर साइंस आई गेस। तो CS में आप लोग जो है वो किसी भी सोल्यूशन को अगर टेक बेस्ड बना दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कोई भी सोल्यूशन उठा लें, उसके अंदर टेक्नोलॉजी को ऐड कर दें। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, हर स्टार्टअप के साथ एप्लीकेशन मौजूद है, वेब मौजूद हैं, चैट बॉट्स मौजूद हैं, तो टेक्नोलॉजीज़ एवरीवेयर। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी तकरीबन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। जूलॉजी आप लोग क्लाइमेट के ऊपर काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह शेयरिंग हम शुरू करेंगे 5-10 मिनट में, सबको ज़रा तैयार होने दें। अभी 3:18 हो रहे हैं, हम इंशाल्लाह 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। हेलो सर आराम से पेट तड़ी जा रहा है, आराम से सलीम भाई, आराम से भाई, आराम से। जी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। हु वांट्स टू कम फर्स्ट?
पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा, अपना नाम बताइएगा, अपना शहर बताइएगा, और उसके बाद अपना जो आपका बैकग्राउंड है थोड़ा सा वो बता दीजिए। उसके बाद फिर आप फर्दर आगे बताइएगा क्या आपने प्लान किया। जी स्टार्ट करें। हेलो जोबा, मेरे ख्याल से आप लोग देखते रहें कि जो जो हैंड रेज कर रहे हैं आप उनको नाम कॉल करते रहें ताकि एक एक करके सब आते रहें, क्योंकि सब मेरे ख्याल से इंतज़ार में एक दूसरे के बैठे हुए हैं। लाइक रिक्वेस्ट यू कि मुझे आप एक तो पोस्ट कर दें ताकि मैं बाकी सबको ना म्यूट कर दूं, कि मुझे मेरे ख्याल से आपकी वजह से शायद इश्यूज आ रहे हैं। तो इफ़ पॉसिबल अगर आप कर सकें तो ये कर दें। जी अदीना, आप स्टार्ट करें। बिल्कुल अदीना, आप स्टार्ट करें एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। Assalamu alaikum. My name is Adina Khan. I study in year 6. Cambridge High School, United Arab Emirates in Abu Dhabi. And I'm attending this, like I had the interest to learn more about SDG goals. And in my school, we're doing different projects about the different SDG goals. Me and my mom are attending this session. So I would like to share my idea about, so my industry is education. My major goal is to save cities and communities. So my idea is that I can improve in sustainable cities and communities so that I can promote different spaces, plant trees in local areas, support and join different initiatives that promote green spaces. And I would also like to encourage sustainable transport. ठीक है, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, सो क्यूट। Excuse me, can I continue? Yes please, but you have only 1 minute left because we have lots of more participants as well, so you can take 1 minute. Okay. So I would also like to encourage sustainable transport, like to walk, bike, or use public transport instead of cars. And I would also like to support recycling and waste reduction, to reduce plastic use and encourage recycling bins in different schools around the world and different neighborhoods. And the purpose of this goal, which I think is to ensure that no one is left behind, including people in slums or different disabilities. Thank you. Thank you so much, Adina. Thank you. Hello everyone, Assalamu alaikum. So I am Saida Larebatul Hamdani from Chakwal, Pakistan, and I have completed my bachelor's degree in chemistry. And I'm really passionate about using the science to solve the real world problems, and especially those that affect the health and environment. And as part of my commitment to SDGs, I have chosen to focus on the intersection between the chemistry and global water challenges. So I selected the SDG goal 6, clean water and sanitation, because in many villages and undeserved areas across the Pakistan and the world, water is not only it is not only trace but also chemically unsafe. So it contain many invisible toxins like arsenic and nitrates, pesticides and industrial waste, which can cause the long-term health problems, cancer, kidney failure, and
developmental disorder in the children. So, what the solution I found through the chemistry, that as a chemistry graduate, technical, affordable innovation rooted in the science can make a real impact. So, some key like chemistry-based solution I want to mention here is green chemistry filter. We can use the natural materials like moringa seeds, activated charcoal, banana peels to purify the water without toxic effects. We can use the nanotechnology in the chemistry. We can create a nanomaterial, chemical water testing kits, community chemistry projects to like educate the young student and women in the rural areas to make this own homemade water cleaning techniques. So other SDGs which are connected to this work is like good health being. It if we like work on the water, it will ultimately reduce the chemical related illness and water disease. And the second one is industry and innovation and infrastructure. So we can promote the low cost innovation in water purification, life and water, and like responsible consumption SDGs. These all are related to each other. So I think that this project is not just about chemistry; it's about hope, health, and dignity. So I believe that empowering the community with the scientific knowledge is the way forward in achieving the sustainable development goal. Thank you so much for listening. थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्स। अच्छा, यहाँ पे आप लोग के पास अटेंडेंस फॉर्म आ गया है, आप लोग उसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सर्टिफिकेशन के लिए दो रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपकी अटेंडेंस दोनों दिन होनी चाहिए, और सेकंड थिंग इज़ कि कल आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो कि आपको सबमिट करना होगा, उसके लिए आपको एक हफ्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, बहरहाल हम सिर्फ एक और लेंगे प्रेजेंटेशन, और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको 3:30 पे क्लोज कर देंगे। फिर इंशाल्लाह कल हम लोग स्टार्ट करेंगे दोबारा, ठीक है। तो कोई एक और प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहें तो वी कैन डू दैट। Assalamualaikum. My name is Taiba Basbert, and I'm criminology and security. Am I audible? Yes, you can. You are. I'm criminology and security studies major. So according to that, I have selected SDG 16, peace, justice, and strong institution. So basically, the point I want to work in is that the criminal justice system in Pakistan has many we can say problems in it, or there's a problem in its inadequate rehabilitation, especially for the convicts. So basically my problem statement is that I want to make a sustainable and structured system for the convicts. Like when a convict is released, he should not be treated as a criminal and should not be treated as outcast. So according to this, I want to work on the rights of violation against the convicts when they are free. Of course, when they are free, there should be a proper rehabilitation for them, proper space in society for them, and we should reintegrate them in our society. So in this convict justice system, the main focus is juvenile justice system, because it's more because it's more the juveniles can be more related to the crimes, and they obviously when they come back, they're outcast, and they cannot go back to their societies, or they cannot face the stigma of the conviction. So according to that, I have divided our stakeholders. First is government, second is public or private partnership, third is social institution, and then public. So according to each, I will divide the responsibilities each one of them have to do, so we can say that there's a sustainable environment for the juveniles who came back from conviction, and there's space in society for them. Government can enforce the juvenile justice system, make policies on it, and separate juvenile criminals, juvenile offenders from criminals. So there should be separate space. The jails should be separated so that they will not be influenced by them. Secondly, we should
fund government should ये fund ये रखा था education ये बताइए center देखो with legal, psychological and vocational services so they can be a functional part of society. The government should train them in enforcement about law enforcement and judiciary so they can understand what is its importance as a law abiding. Secondly, the private public partnership, which is also very important. The private